इन चोरों ने पैसे लूटने के इरादे से इस औरत को मार के अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि यह औरत एक एक्स ब्लैक सोल्जर की वाइफ है, जो बस सिंपल सी जिंदगी बिताने के लिए अपने जानलेवा काम को छोड़ चुका था। अब असल में यह सब कुछ कोलंबो सिटी से शुरू होता है, जहां न्यूज चैनल पर शहर में बढ़ते क्राइम्स के बारे में बताया जा रहा था, जहां तमाम गैंग से जुड़े हुए खतरनाक अपराध चरम सीमा पर थे और उसके बाद भी दिन प्रतिदिन उनमें बढ़ोतरी हो रही थी। उनमें से काफी घटनाएं कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता था कि किस तरह अपराधी निडरता से अपराध कर रहे थे, और उसकी वजह से पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उन लोगों ने एक युवक को जान से भी मार दिया था, और इसी तरह के अपराध ओहायो सिटी में बढ़ते जा रहे थे। इनमें गोलियां चलाने के सबसे ज्यादा केसेस थे, जिस पर गवर्नर जॉन अपने साथी से कहता है कि यह शूटिंग्स यूं ही नहीं हो रही है, पक्का इसके पीछे कोई खास वजह है जिसमें चुनिंदा अपराधियों को ही टारगेट किया जा रहा है। अब असल में जॉन सब चीजों को दबाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आज ही पुलिस को एक ट्रक के पीछे 2 अपराधियों और एक पुलिस ऑफिसर की लाश भी मिली थी, लेकिन इसके बाद भी गवर्नर के हिसाब से तो शहर में अपराध कम हो गए थे, जबकि असल में रिपोर्ट्स के हिसाब से शूटिंग रिलेटेड केस 24% बढ़ गए थे, और इस साल 300 शूटिंग केसेस आए थे, जिनमें से 50 लोगों की मौत भी हो गई थी। खैर, आगे जॉन सब कुछ नजरअंदाज करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया, जहां वह सबको झूठे दिलासे दे रहा था। अब वहां पर कुछ लोग भी पाइपलाइन संबंधित समस्याओं की वजह से जॉन के खिलाफ गन्ना भी दे रहे थे, क्योंकि वह पाइपलाइंस असल में तेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए थी, लेकिन इससे निकलने वाले केमिकल्स पानी की पाइपलाइंस में जाकर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे। तब जॉन कहता है कि साफ पानी हर इंसान का हक है, इसलिए उसके ऑफिस में उसने खुद का एक बोर्ड बिठाया है, जो पाइपलाइन की जांच करके एक रिपोर्ट बना सके कि पाइपलाइन सुरक्षित है या नहीं। खैर, वहीं स्टैनली नाम का एक आदमी का हवाई जहाज कोलंबस के एयरपोर्ट पर लैंड करता है, जहां उसको लेने के लिए उसकी वाइफ विवियन भी आई हुई थी। अभी अपनी कार के पास जाने पर स्टैनली नोटिस करता है कि उनकी कार का टायर पंक्चर कर दिया। यह देखकर स्टैनली टायर को सही करने में लग गया था, पर तभी वहां एक आदमी आकर विवे से $3 की डिमांड करता है, क्योंकि उसके हिसाब से उस आदमी का बेटा एयरपोर्ट के पास उसका वेट कर रहा था और उनके पास टिकट लेने के लिए $3 की कमी थी। तब विवे तो उसको पैसे देने वाली थी, लेकिन स्टैनली को वह आदमी सही नहीं लग रहा था, इसलिए वह उसे वहां से जाने को कहता है। पर तभी पीछे से एक आदमी ने स्टैनली के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा दिया, और वहीं मौजूद एक और आदमी ने विवियन को स्टेप कर दिया था, जिसके बाद वो तीनों वहां से स्टैनली और विवियन को छोड़कर उनकी कार लेकर भाग गए। इसकी वजह से स्टैनली पूरी तरह से टूट गया, और इसके बाद वह जल्दी से पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव गिब्सन को सारी जानकारी देता है। लेकिन इमोशनली परेशान होने की वजह से अभी वह सही से कुछ भी नहीं बता पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसको उस आदमी की शक्ल अच्छे से याद थी, जो विवियन से पैसे मांग रहा था। उतने में ही वहां गिब्सन का पार्टनर विक्टर भी आ गया, और फिर एक स्केच आर्टिस्ट से उस आदमी का स्केच बनवाकर स्टैनली वहां से विवियन के फ्यूनरल में आ जाता है। वहां विवियन की बेटी एबी और जमी स्टैनली के पास आकर जोर से रोई। इसके बाद स्टैनली वहां से जिसको लेने से पहले तो स्टैनली ने मना कर दिया, जबरदस्ती बाइबल दे देता है। वहीं जॉन से मीडिया वाले विवियन के मर्डर को लेकर बात कर रहे थे, जिस पर जॉन वापस से बेकार के दिखावे करता है, जैसे उसे सच में विवियन की मौत का अफसोस हो रहा हो। लेकिन सच्चाई इससे पूरी अलग थी। इसी चीज को न्यूज में देखकर स्टैनली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और जैसा कि उसका भगवान से भरोसा पूरी तरह से उठ चुका था, इसलिए वह फादर की दी गई बाइबल को भी फेंक देता है, जिसके जमीन पर गिरते ही उसका एक वर्ड्स ओपन होता है कि अंदर मौजूद गुस्से को अंदर रखने से कुछ भी नहीं होगा। उसको बाहर निकालकर सही जगह इस्तेमाल करने से ही अपना और समाज का भला करा जा सकता है। यह पढ़ने के बाद स्टैनली कुछ सोच ही रहा था कि तभी एबी उसे कॉल करके उसके हालचाल के बारे में पूछती है, पर जैसा कि अभी स्टैनली किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह सोने का बहाना बनाकर कॉल कट कर देता है। खैर, अब इसके बाद स्टैनली को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया,
जहां गिब्सन और विटर ने स्टैनली के बयान के हिसाब से कुछ लोगों को पकड़ा था, पर स्टैनली को उनमें से असली कातिल को पहचानना था। उनमें से दूसरे नंबर वाला बंदा कातिल होता है जिसका नाम चार्ली था, जिसको स्टैनली ने पहचान लिया था। मगर विटर और गिब्सन स्टैनली के स्टेटमेंट के हिसाब से बार बार चार्ली को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्टैनली अपनी बात पर अड़ा रहता है, जो देखकर वह दोनों उसे बाहर जाकर वेट करने को कहते हैं और चार्ली को पेपर वर्क करवाने के लिए अंदर ले गए। लेकिन पेपर वर्क करवाने के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि असल में चार्ली लेमी नाम के बंदे के ग्रुप का हिस्सा होता है, जिससे उनके डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स या तो डरा करते थे या फिर उन्हें लेमके ने पैसे खिलाए हुए थे। खैर, अभी स्टैनली यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और वह गिब्सन और विक्टर से बहसबाजी करने लगता है। तब वह एबी से रेस्टोरेंट में जाकर मिलता है, जहां एबी उसे जानने की कोशिश कर रही थी कि वह इतने समय से उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा है। तब स्टैनली उसे पुलिस वालों की सब हरकत के बारे में बताता है। ये देखकर फिलहाल स्टैनली ने गुस्से में अपने घर में आके घर की एक दीवार तोड़ी और उसके पीछे से एक छुपा हुआ बॉक्स निकाला, जिसमें बंदूक और चाकू के साथ साथ और भी काफी हथियार थे। दरअसल स्टैनली पहले एक ब्लैक ऑफ सोल्जर हुआ करता था, और जैसा कि स्टैनली को यह समझ आ गया था कि पुलिस उसकी कोई भी मदद नहीं करने वाली है, इसीलिए वह खुद उन लोगों से बदला लेगा, जिसके लिए वह सबसे पहले अपने पुराने दोस्त डेनिस को फोन करके सब बताता है, जो अब एक सैलून चला रहा था। स्टैनली ने उससे विवियन की मौत में शामिल होने वाले हर इंसान की जानकारी मांगी थी, जिसके बारे में बोलकर स्टैनली सीधा उसके सैलून में चला जाता है, जहां शुरू में तो डेनिस उसके सिगरेट पीते हुए मजे में उस पर हमला करने वाला था, लेकिन स्टैनली उसे रोक लेता है और डेनिस उसकी दाढ़ी बनाने के बाद उसे उन लोगों की फाइल्स दे देता है, जिसके बारे में अब तक उसने सख्त पता लगा लिया था। मगर उसे स्टैनली के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि विवियन के कहने पर उसने यह काम छोड़ा था और अब विवियन ही उसको इस दलदल में वापस घसीट लाई थी। खैर, स्टैनली उसकी बातों पर ध्यान ना देकर वहां से अपने पहले टारगेट नेथन नाम के ड्रग डीलर के पास एक बार में जाता है, जहां शुरू में तो स्टैनली उसको ध्यान से देख रहा था, लेकिन नेथन को भी उस पर शक हो गया, जिसकी वजह से वह स्टैनली की तरफ एक पुल बॉल फेंकता है, जिससे स्टैनली ने उसकी तरफ देख लिया था और स्टैनली की शक्ल देखते ही नेथन वहां से भागना चालू कर देता। मगर अभी जैसे तैसे स्टैनली उसको थोड़ा सा आगे पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि उन्होंने विवियन को क्यों मारा था। इसका मतलब इवन का खून कोई मौके पर हुई वारदात नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। इस पर नेथन बस इतना कहते हुए जोर से हंसने लगता है कि स्टैनली बिल्कुल सही सोच रहा है। नेथन स्टैनली को शूट करने के लिए गन उठा रहा था, लेकिन तभी वहां डेनिस आके उसे शूट कर देता है। इसके बाद वह दोनों नेथन की बॉडी को एक डस्टबिन में डाल के डस्टबिन को बम से उड़ा देते हैं, जिस दौरान पास में छुपा हुआ लेमी का एक आदमी उन दोनों की फोटो खींच लेता है और वहां से भागकर सीधा लेमके के पास जाके उसे वही फोटो दिखाते हुए सब बता देता है। अब स्टैनली और डेनिस का तो ठीक था, मगर लेमके को अपने आदमी पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके सामने किसी ने नेथन को मार दिया था। उसके बाद भी उसने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया, जिसकी सजा के तौर पर वह उस आदमी की उंगली कटवा देता है और अपने दूसरे आदमी से स्टैनली और डेनिस को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ स्टैनली अपनी बेटी एबी के साथ बाहर आया हुआ था, जहां वह आज पहले से ही खुश लग रहा था, क्योंकि उसने विवेबेन के कातिलों में से एक को मार दिया था। तभी उसे डेनिस मैसेज करके अपने पास बुलाता है, जो देखकर स्टैनली डेनिस के सैलून के बेसमेंट में चला गया था, जहां डेनिस ने एक पूरे का पूरा मिलिट्री बेस बनाया हुआ था, जिसमें एक से एक हथियार रखे हुए थे, जिन्हें देखकर स्टैनली उससे काफी इंप्रेस्ड होता है। और अब उनका अगला शिकार चार्ली और तीसरा आदमी लार्स होने वाला था। तब लार्स के बारे में पता करते हुए उन्हें एक टैटू शॉप के बारे में पता चलता है, जिसमें लार्स काम किया करता था। इसीलिए स्टैनली उस टैटू शॉप पर कॉल करता है, लेकिन अभी लार्स के वहां ना होने की वजह से उस कॉल को लार्स का एक साथी उठाता है। ये देखकर स्टैनली शॉप पे जाने का डिसाइड करता है, और दूसरी ओर लेमिके के आदमी डिटेक्टिव गिब्सन और विक्टर को घेर के उन्हें सीधा लेमिके के सामने ले जाते हैं, जहां लेमिके उन पे काफी गुस्सा होता है
क्योंकि उन्होंने उसके रिकॉर्ड को साफ रखने और उसके साथियों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया था। इस पर वह दोनों कहने लगते हैं कि उन्होंने सब कुछ तो किया था, चार्ली को बाहर निकाल दिया, उसके सारे रिकॉर्ड साफ किए और स्टैनली की मदद करने से मना कर दिया। लेकिन असल में अभी लेमी को दिक्कत अपने साथी के मरने की नहीं थी। वह चाहता था कि आगे उसकी प्रोटेक्शन का और ख्याल रखा जाए, जिसके लिए वह उन दोनों को एक वीडियो दिखाता है जिसमें शहर के गवर्नर का, जॉन का बेटा, एक क्राइम में इन्वॉल्व था। और यह धमकी सीधा सीधा जॉन के लिए थी कि अगर उसने लेम्के की प्रोटेक्शन और ज्यादा नहीं बढ़ाई या उसका और सही से ध्यान नहीं रखा तो वह इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर देगा, जिससे जॉन के बेटे के साथ साथ जॉन की भी बदनामी होगी और मजबूरन उसे अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सुनकर गिब्सन और रिफ्टर डर गए, लेकिन अब लेमी के उन्हें जल्दी से जल्द स्टैनली और डेनिस को ढूंढने को कहता है। साथ ही उसने अभी की सारी बातें जॉन तक पहुंचाने को भी कहा था। दूसरी तरफ जॉन पाइपलाइन घोटाले को दबाने के बारे में प्लान बना रहा था, क्योंकि उसे खुद को भी पता है कि उसकी इस हरकत की वजह से सच में लोगों को बहुत तकलीफ होगी और उन्हें गंदा पानी सप्लाई होगा। वहीं स्टैनली टैटू पार्लर पे आ गया था, जहां वह ऑनर से टैटू बनवाने के बहाने बात करने लगा। वह उसे लार्स के बारे में पूछ रहा था, जिस पर टैटू ऑनर पूछने लगा कि वह लार्स को कैसे जानता है। तब स्टैनली ने कहा कि उसकी बेटी लार्स को जानती थी। लार्स ने उसके दोस्त के चेहरे पर एक फ्लाई टैटू बनाया था जिसका नाम चार्ली था, इसीलिए वह लार्स और चार्ली